नमस्कार। पुनः आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब्स में वेलकम। कल हम लोगों ने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अब हम लोग रोज एक वीडियो लेकर मुलाकात करेंगे जीएस के विभिन्न टॉपिक्स को लेकर और आगे की रणनीति आपके साथ समय के साथ शेयर की जाएगी। तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। और आज के सेशन में सबसे पहला चीज मैं बता दे रहा हूं कि कल की क्लास में पंचवर्षीय योजनाओं में पहली, दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ा था। तो पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो हमने कहा कि ये जो है वो 1951 से लेकर 56 की अवधि की थी और बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट पर फोकस किया गया था। फिर मैंने कहा दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में। सेकेंड 5 ईयर प्लान अगर आप देखोगे तो ये 1956 से लेकर 61 के फेज का था और इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पर क्या किया गया था, फोकस किया गया था, औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में बातचीत करें, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बातचीत करें तो हमने कहा तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 के फेज की थी और इसमें बेसिकली आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की बात करी गई, आत्मनिर्भरता और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था। और इसमें क्या किया गया था, इसमें कृषि के साथ साथ में जो एक प्रकार से आधारभूत उद्योग, कृषि और आधारभूत उद्योग, एग्रीकल्चर और प्लस अगर हम आपसे बातचीत करें तो आधारभूत उद्योगों के विकास की वकालत की गई थी। ठीक, आधारभूत उद्योगों के विकास की वकालत की गई थी, ये हमने आपको बताया। लेकिन फिर इसी क्लास में मैंने बताया, कल ही की क्लास में मैंने बताया कि भाई कुछ समस्याएं हमारे सामने आ गई। समस्याएं क्या आई? 1962 में अगर आप देखोगे तो भारत और चीन का युद्ध हुआ और इस युद्ध में भारत की पराजय हुई। 1965 में अगर आप देखोगे तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और इसमें भारत जीत रहा है। और तीसरा, नेचर ने भी हमारे ऊपर एक भीषण प्रकोप डाला जिसको आप कहते हो अकाल की सिचुएशन बनी 1965 में। ये तीन मेजर समस्याएं हमारे साथ में आई तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो हमारे पास फंड की क्राइसिस हो गई, संसाधनों की कमी हो गई, संसाधनों का अभाव हो गया। जब संसाधनों का अभाव हुआ तो सरकार ने आगे के समय में पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई। तो हमारे यहां पर तीन चीजें होती हैं 1966 से लेकर 67 के लिए, 1967 से लेकर 68 के लिए और 1968 से लेकर 69 के लिए। इस अवधि के बारे में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाई। इस अवधि में सरकार ने कहा कि भैया हम योजना अवकाश कर देते हैं और इसको कहा गया योजना वकाश, या फिर आप क्या कहिए प्लान्ड हॉलीडे की संज्ञा दी गई। इसको क्या कहा गया? प्लान्ड हॉलीडे की संज्ञा इसको दी गई। आप किसी किसी किताब में देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा इसी अवधि को, ये जो 1966 से 69 की अवधि है, इसी को कहते हैं वार्षिक योजनाओं का काल है, एनुअल प्लान्स है, वार्षिक योजनाओं का काल है। क्या है? वार्षिक योजनाओं का समय है या काल है। तो हमारे यहां पर पहली तीन वार्षिक योजनाएं कब? तो 1966 से 67, 1967 से 68 और 1968 से 69। तो इस फेज में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनती है। इस फेज में केवल और केवल वार्षिक योजनाएं बनाई जाती है क्योंकि संसाधनों की कमी हो गई थी। संसाधनों की कमी क्यों हुई तो मैंने आपको बताया, उसके रीजन ये आपके सामने रहे। और फिर देखो इस फेज में बड़ी अच्छी उपलब्धियां हमको मिली। अच्छी उपलब्धि क्या मिली? सबसे पहली चीज अगर देखोगे तो 1966-67 में ही भारत में आप ध्यान से देखोगे तो हरित क्रांति सफल हो गई। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से हरित क्रांति का संबंध किससे? हरित क्रांति सफल हुई। हरित क्रांति का मतलब अनाजों के उत्पादन में हमारे यहां पर वृद्धि हुई। अनाजों के उत्पादन में क्या हो रहा है? उत्पादन में वृद्धि हो रही है, अनाजों के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिल रही। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से हरित क्रांति का संबंध किससे? अनाजों के उत्पादन में वृद्धि से। तो हम लोग जो 1950 से लगभग 1965 के समय के बीच में हम लोग खाद्यान्नों का आयात कर रहे हैं अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, अन्य कनाडा से, अब हमको आयात करने की जरूरत नहीं हुई।
हम लोग धीरे 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 आत्मनिर्भर हुए, तो हमको अपना एक फोकस कहां पर शिफ्ट करना पड़ा कि भैया अब हमको अनाजों के आयात पर फोकस नहीं करना है। पहली चीज बहुत अच्छी ये हुई। थोड़ी सी और बातचीत करें, समय थोड़ा सा बीता, 3 साल में हमारे पास फिर से संसाधन हुए और हम लोगों ने लॉन्च करी अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना, फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान। अब फोर्थ 5 ईयर प्लान के बारे में बातचीत करें तो फोर्थ 5 ईयर प्लान की विशेषता, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है भैया टाइम पीरियड बता दो, अवधि। तो योजना की अवधि क्या थी? तो सिंपल सी भाषा में कहेंगे योजना की अवधि जो है वो 1969 से लेकर 74 की रहती, 1969 से लेकर 1974 के अवधि की बीच की होती। दूसरा क्वेश्चन, भैया किस मॉडल पर आधारित थी? चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में बातचीत करें तो चौथी पंचवर्षीय योजना देखोगे हम कहेंगे अशोक रुद्र मॉडल या मात्रे मॉडल या DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। तो हम कहेंगे यह योजना अशोक रुद्र मॉडल, अशोक रुद्र मॉडल या दूसरा मात्रे मॉडल, SS नाम है, SS मात्रे मॉडल, या फिर आप क्या कहिए, या फिर कहिए DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। ठीक, बहुत बढ़िया, मॉडल पता चल गया। अब सर जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई, तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या कहा गया कि भैया हमको आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था बनना है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य फोकस था वो ये था कि हमको स्थिरता के साथ विकास करना है और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करनी है। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य, जैसे चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हम कहेंगे इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। भैया आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की बातचीत कब करी गई? तो हम कहेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई। ठीक है, तो 3 पॉइंट ही। अब यहां पर देखो सबसे बढ़िया टाइम पीरियड देखने को मिल रहा है, 19 जुलाई 1969 को 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया इसी पंचवर्षीय योजना में। तो हम कहेंगे, आप यहीं पर एक पॉइंट लिखेंगे भारत में पहले चरण का राष्ट्रीयकरण, भारत में प्रथम चरण का राष्ट्रीयकरण, फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में किया गया। और कौन कौन सी बैंकें नेशनलाइज करी गई, किन किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 14 बैंकों के बारे में बातचीत करें, यहां पर रुकिएगा। भारत में प्रथम चरण का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में किया गया। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब किन किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, प्रश्न ये उठता है। तो पहली कंडीशन ये थी कि जिन बैंकों का जो जमा पूंजी था वो 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक हो चुका था, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। कौन कौन सी बैंकें थी? तो बैंकों की लिस्ट की बातचीत करें तो 14 बैंकों में सबसे पहली बैंक है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक आपकी पहली बैंक है जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरे की बातचीत करें, दूसरी जो है वो है केनरा बैंक। केनरा बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। तीसरे के बारे में बातचीत करें तो तीसरी बैंक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया।
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। चौथे बैंक के बारे में बातचीत करें तो यूको बैंक है, यूको बैंक है। पांचवें बैंक के बारे में बातचीत करें तो सिंडिकेट बैंक है, सिंडिकेट बैंक है। छठे बैंक के बारे में बातचीत करें, छठा बैंक जो है इंडियन ओवरसीज बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है। नेक्स्ट के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें, अगला बैंक है तो हम कहेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक, अगली बातचीत करें तो बैंक ऑफ इंडिया, या हम यहां पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बातचीत करेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ साथ बातचीत करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ अगर हम आपसे यहीं पर बातचीत करें तो आपकी पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक के साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो देना बैंक, देना बैंक, देना बैंक। इनका क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया था, इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया ना, हाँ बिल्कुल, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और देना बैंक। इस तरीके की बैंकों का क्या किया गया था। और बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा है। बैंक ऑफ इंडिया का भी क्या किया गया था, बैंक ऑफ इंडिया का भी राष्ट्रीयकरण इसी समय में किया गया था, बैंक ऑफ इंडिया का भी राष्ट्रीयकरण इसी समय किया गया। और एक और बैंक है जिसका नाम है इंडियन बैंक, किस, क्या, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक। ये बैंकें हैं जिनका राष्ट्रीयकरण 1969 में जुलाई 19 को किया गया था। ठीक, इतनी बैंकें हैं, याद नहीं करना, बस एक ओवरव्यू लेना है कि ये बैंकें राष्ट्रीयकृत की गई थी। आगे बातचीत करें, 1969 में ही देखोगे तो आप देखोगे मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट पारित किया गया, ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। आप इसको क्या कहोगे, एकाधिकार तथा प्रतिबंधक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम पारित किया गया, एकाधिकार तथा प्रतिबंधक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम। ये क्या है, ये किसी कंपनी की एकाधिकारी शक्तियों को रोकने के लिए ये अधिनियम पारित किया गया था। अगले पॉइंट के बारे में बातचीत करेंगे तो आप यहीं पर देखोगे क्या हुआ, यहीं पर देखोगे 1969 में ही इसरो की भी स्थापना हो रही। इसरो बहुत नाम सुना है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की अग्रणी संस्था है। हालांकि इसकी स्थापना 1962 में हो रही इंकोस्पार के नाम से, लेकिन इसका जो औपचारिकरण है वो 1969 में किया गया इसरो की स्थापना के साथ। आगे अगर बातचीत करें तो 1969 में ही आप देखोगे लीड बैंक योजना भी लाई गई, लीड बैंक योजना भी पारित करी गई, लीड बैंक योजना आपकी 1969 की। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो भारत और पाकिस्तान का एक युद्ध, छुटपुट छुटपुट युद्ध होता है और भारत क्या करता है, बांग्लादेश को स्वतंत्र करा लेता है। तो आप कहोगे 1971 में, 1971 में क्या होता है, भारत पाकिस्तान झड़प कह लो या पाकिस्तान युद्ध, और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट निकलता है बांग्लादेश स्वतंत्र। बांग्लादेश क्या हो गया, बांग्लादेश आपका स्वतंत्र हो गया। ठीक, बांग्लादेश आपका स्वतंत्र हो गया। आगे के बारे में बातचीत करें, नेक्स्ट के बारे में बातचीत करें, अगला देखोगे इसी समय देखोगे 1973 में, 1973 में फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट पारित किया जा रहा है, रेगुलेशन एक्ट पारित किया जा रहा है 1973 में। ये एक्ट पारित किया जा रहा है और इसको लागू कब किया जा रहा है, तो 1974 में लागू किया जा रहा है। अब इसमें क्या था, इसमें विदेशी मुद्रा के संरक्षण पर बहुत फोकस किया गया। विदेशी मुद्रा को पूरी तरीके से क्या करना, विदेशी मुद्रा को टोटली प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, ये बातचीत यहां पर करी गई थी। और ओवरऑल अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो सरकार ने टारगेट किया था लक्षित विकास दर की बातचीत करें यहां पर, तो लक्षित विकास दर अगर आप देखोगे,
लक्षित विकास दर की बातचीत करें तो सरकार ने टारगेट किया था कि हमको 5.7% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन सरकार को मिली कितनी? प्राप्त विकास दर बातचीत करें तो प्राप्त विकास दर कहेंगे 3.4%, 3.4%। ठीक है, तो बहुत ही योजना सब असफल है। आंकड़ों को देखोगे योजना असफल देखने को मिलेगी, कोई डाउट नहीं, लेकिन इतना काम किया गया, काम के नजरिए से देखोगे तो योजना क्या दिखेगी? योजना सफल देखने को मिलेगी कि योजना क्या है? योजना सफल हुई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगली पंचवर्षीय योजना पर चलते हैं। अगली है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5th 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान। ठीक, तो पहला क्वेश्चन, अवधि क्या है? देखना, ध्यान समझिएगा, 1974 से 79 की अवधि के लिए बनाई जाती है, लेकिन 1977-78 में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में जनता पार्टी सरकार में आ जाती है। जनता पार्टी सत्ता में आते ही क्या कहती है? भैया जनता पार्टी सत्ता में आ गई और इमरजेंसी लगी थी 1975 में, इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। तो ओवरऑल अगर आप जब देखोगे तो यहां पर क्या हुआ? इसको 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया। और कब समाप्त किया गया? 1978 में। तो एक क्वेश्चन कैसे बनता है? वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसकी अवधि 4 वर्ष थी? तो आप कहोगे 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5th 5 ईयर प्लान ऐसी योजना थी जिसको समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। 1 वर्ष पहले, 1974 से 78 के। ठीक, किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरा प्रश्न, यह योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हम कहेंगे डीपी धर मॉडल पर यह योजना आधारित थी। ठीक, आगे बातचीत करें, थोड़ा सा और बातचीत करें। भैया किस चीज के विकास पर बातचीत करी गई? तो यहां पर जो विकास की बातचीत करी गई वो गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ। मतलब इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ था। गरीबी हटाओ था। गरीबी हटाओ था। अब गरीबी हटाओ था तो इसके लिए कुछ काम भी किए गए, बहुत काम किए गए। क्या क्या काम किए गए? जैसे एक काम किया गया 1974 में न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम शुरू किया गया। 1974 में क्या शुरू किया गया? न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम। न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक, न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम शुरू किया गया, पहला ये। और क्या किया गया? 1975 में देखोगे, 1975 में देखोगे 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्मेट पे पूछता है। न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? आप उत्तर दोगे 1974। 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे 1975 में शुरू किया गया। ठीक है, 1975 में शुरू किया गया। अगली बातचीत करें, इसी में आप देखोगे 1977 की बातचीत करें तो 1977 में काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई। 1977 में क्या शुरू किया गया? 1977 में काम के बदले अनाज योजना। काम के बदले अनाज योजना का भी प्रारंभ यहीं पर किया गया, इसी समय किया गया। काम के बदले अनाज योजना इसी समय प्रारंभ की गई। ठीक है, इसी समय देखोगे 1975 में ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की बातचीत हो रही। 1975 में देखोगे रीजनल रूरल बैंक के लिए अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश के माध्यम से क्या किया गया? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। और हालांकि अधिनियम कब आता है? तो हम कहेंगे रीजनल रूरल बैंक एक्ट जो है, रीजनल रूरल या एक प्रकार से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक्ट जो है वो 1976 में पारित किया गया। 1976 में 1976 में क्या किया जाता है? ये पारित किया जाता है
तो आगे इसको क्या मिलता है, इसको एक प्रकार से एक सांविधिक निकाय का स्टेटस मिलता है। अभी सरकार ने क्या किया, अभी सरकार ने मई 2025 से एक सिस्टम लागू किया है कि भैया वन स्टेट वन आरआरबी, वन स्टेट वन आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। तो उत्तर प्रदेश के लिए कौन सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगी, तो उत्तर प्रदेश के लिए बेसिकली कहे तो बैंक ऑफ बड़ौदा को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का दर्जा दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के लिए, किसके लिए है, ये उत्तर प्रदेश, या फिर हम कहें हमारे प्यारे प्रदेश के लिए, जो उत्तर प्रदेश के नाम में जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसमें बातचीत करें तो सरकार ने लक्ष्य किया था, लक्षित वृद्धि दर जो थी, लक्षित विकास दर जो थी, वो कहा था भैया हमको 4.4% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ना है। आप यकीन मानिए सरकार को कितना प्राप्त हुआ, तो प्राप्त विकास दर देखोगे 4.8% मिला। मतलब योजना क्या थी, योजना आपकी सफल हो जाती, योजना आपकी सफल रहती, योजना आपकी सफल होती। ठीक, तो हम 5वीं पंचवर्षीय योजना तक आ गए। अब चूंकि मैंने कहा कि भैया 1978 में जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है, सत्ता में आते ही कहती है भैया पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हम विकास नहीं करेंगे। तो कहे विकास कैसे करेंगे, तो ये कहते हैं कि भैया हम लोग नया काम करेंगे, और काम का नाम क्या देते हैं, तो भैया एक नोट के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। 1978 से 79 और 1979 से 80, इस अवधि को अगर हम कहें तो भारत में नाम दिया गया है कि ये रोलिंग प्लान है, अनवरत योजनाओं का काल है। क्या है, अनवरत योजनाओं का काल। तो प्रश्न पूछता है भारत में अनवरत योजनाएं कब चलाई गई, तो आप कहोगे 1978 से 79 और 1979 से 80। इन्हीं अनवरत योजनाओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रोलिंग प्लान की संज्ञा देते हैं, रोलिंग प्लान भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, ये भी। इसी को दूसरी भाषा में वार्षिक योजनाएं भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, वार्षिक योजनाएं भी कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसका डिटेल बता देता हूं अनवरत योजनाओं का। ये जो अनवरत योजनाएं हैं, ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था गुरनार मिर्डल। क्या नाम था, गुरनार मिर्डल। एक गुरनार मिर्डल की एक प्रसिद्ध किताब है द एशियन ड्रामा, द एशियन ड्रामा। इस एशियन ड्रामा से ये हमारे जनता पार्टी सरकार ने क्या किया है, इस रोलिंग प्लान के कॉन्सेप्ट को अपनाया है। तो मूल विचार किसका है, तो मूल विचार जो है वो गुरनार मिर्डल साहब का है। और गुरनार मिर्डल की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है, तो हम कहेंगे द एशियन ड्रामा देखने को मिलती है। उनकी किताब का नाम द एशियन ड्रामा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बातचीत करें। अगला देखें, अगला जो है वो है हमारा 1980 तक आ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला क्या है, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, 6th 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान। चलिए देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना का क्या है, देखते हैं थोड़ा सा। पहला अवधि, भैया 1980 तक आ चुके हैं, तो हम कहेंगे 5 वर्ष और जोड़ो, तो कहोगे 1980 से सर 85 के फेज की रहती। बिल्कुल, बहुत अच्छा। सर किस मॉडल पर आधारित थी, भैया मॉडल अब यहां पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, अब यहां पर मॉडल कौन सा चलेगा, तो हम कहेंगे यहां पर अब मॉडल चलेगा इनपुट आउटपुट मॉडल या आगत निर्गत मॉडल। हम कहेंगे यह योजना आगत निर्गत मॉडल, आगत निर्गत मॉडल, या फिर आप इसको क्या कहिए, इनपुट आउटपुट मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। यह योजना किस पर आधारित थी, हम कहेंगे इनपुट आउटपुट मॉडल या आगत निर्गत मॉडल पर यह योजना आधारित थी। अगला, भैया इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 5वीं योजना का क्या था, गरीबी हटाओ। यहां पर गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो कहेंगे इस योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य
गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन था। रोजगार सृजन था। रोजगार सृजन था। क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब यहीं पर ध्यान समझिएगा, थोड़ी सी बातचीत करें। इसी पंचवर्षीय योजना में 2 अक्टूबर 1980 को, कब? 2 अक्टूबर 1980 एक प्रोग्राम शुरू किया जाता है जिसको आप इंटीग्रेटेड रूरल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर हम क्या कहें, IRDP, मतलब एकीकृत या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। समन्वित या इसी को क्या कहते हो, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से IRDP या इंटीग्रेटेड रूरल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम या एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? आप कहोगे 1980 में, 1980 में शुरू किया गया। ठीक है, यही जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जिसे 1980 में प्रारंभ किया गया था, इसी को क्या किया गया, 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1999, 1999 में इसको क्या किया गया, इसे ही क्या किया गया, इसको बदल दिया गया किसमें, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इसे कन्वर्ट कर दिया गया। IRDP को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्राम स्वरोजगार योजना में बदल दिया गया, में परिवर्तित कर दिया गया। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है, भैया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो आप उत्तर दोगे 1999। बिना सोचे समझे, डेट देखो मैंने इसीलिए लिखा 1 अप्रैल 1999 में क्या किया गया, इस योजना को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में बदल दिया गया। और क्या हुआ भैया, आप थोड़ा सा डेट अगर ध्यान दो तो 1980 से 85 का है, तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की जा रही है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। और किसकी सलाह पर की गई? तो हम कहेंगे शिवरामन समिति की सलाह के आधार पर की गई। शिवरामन समिति की सलाह के आधार पर की गई, समिति की सलाह के आधार पर इसकी स्थापना की गई। और कुछ काम किया गया भैया, इसी में देखोगे 1983, 15 अगस्त 1983 को क्या किया गया, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी अधिनियम या कार्यक्रम पारित किया गया। 15 अगस्त 1983 को 1983 को क्या कहेंगे, 15 अगस्त 1983 को क्या शुरू किया गया, तो हम कहेंगे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम भी शुरू किया गया, इसी समय शुरू किया जा रहा है। और अगर हम आपसे बातचीत करें तो सरकार ने टारगेट किया था कि हमको 5.2% की आर्थिक वृद्धि के साथ बढ़ना है। मतलब लक्षित वृद्धि दर क्या थी, तो लक्षित विकास दर जो थी वो 5.2% थी, 5.2%। और प्राप्त कितना हुआ, तो हम कहेंगे प्राप्त विकास दर आपकी थी 5.4% थी। योजना क्या है, आंकड़ों को देखिए, योजना आपकी सफल रहती है। योजना आपकी क्या है, योजना आपकी सफल। ये ग्रामीण लिखा है, इसको
देख लीजिएगा ये क्या है, ये कहेंगे ग्रामीण है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो हम कहेंगे 1983 में इसको शुरू किया गया था। 1983 में इसको क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आगे बातचीत करें अगला, अगली जो है छठी के बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना है भाई। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, सेवेंथ 5 ईयर प्लान क्या है, 5 ईयर प्लान क्या है। देखिए 7th 5 ईयर प्लान के बारे में बातचीत करें तो सबसे पहला प्रश्न भैया अवधि का है, टाइम पीरियड का है। तो आप बिना सोचे समझे 5 वर्ष जोड़ो, 1985 से कब, 90 तक। ठीक, दूसरा भैया किस मॉडल पर, तो हम कहेंगे मॉडल जो है वो यहीं पर रहेगा, इनपुट आउटपुट मॉडल, या फिर क्या कहिए आगत निर्गत मॉडल कहिए, इनपुट आउटपुट मॉडल कह दीजिए, या फिर आगत निर्गत मॉडल कह दो। ठीक, तीसरा भैया मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य पर जब हम जाएंगे तो मुख्य उद्देश्य इसका था भैया खाद्यान्न कार्य तथा उत्पादकता में वृद्धि। तो कहेंगे इस योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न कार्य तथा उत्पादकता में वृद्धि था, उत्पादकता में वृद्धि था। अब इस समय थोड़ा देखो जरा अपने आसपास का माहौल देखो, इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है, इस समय प्रधानमंत्री जो हैं हमारे प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी जी। कौन प्रधानमंत्री था, तो हम कहेंगे राजीव गांधी जी इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। पूरा विश्व भ्रमण किए हुए थे देख देख के बढ़िया से। तो टेक्नोलॉजी के अपनाने पर बल देते हैं, कहते हैं टेक्नोलॉजिकल आधुनिकीकरण करो, आधुनिकीकरण पर बल देते हैं। और यहीं पर बातचीत अगर हम करें तो आप देखोगे ये जो काम के बदले अनाज कार्यक्रम था जो 1977 में शुरू किया गया था, इसी को 1980 में कन्वर्ट कर दिया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के नाम से शुरू कर दिया गया। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे काम के बदले अनाज योजना को, काम के बदले अनाज योजना को 1980 में, काम के बदले अनाज योजना को 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के नाम से, रोजगार कार्यक्रम के नाम से प्रारंभ किया गया। ये किया गया। और क्या किया गया, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे अगर, यहां पर उत्पादक रोजगार सृजन करने पर वकालत की गई। क्या कहा गया, उत्पादक रोजगार सृजन पर बल दिया गया। और क्या किया गया, आप देखोगे इसी समय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हो रहा, मतलब अगर हम कहें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को संरक्षित करने पर बल दिया गया, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संरक्षण पर बल दिया गया। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हमसे बातचीत करें तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे पहली से लेकर 7वीं पंचवर्षीय योजना तक एक कॉमन उद्देश्य मिलेगा, निर्यात प्रोत्साहन एवं आयात, निर्यात प्रोत्साहन एवं आयात प्रतिस्थापन। इसका मतलब क्या है, मतलब आयातों को कम करना और निर्यातों को बढ़ाने के लिए लगातार सरकार को क्या करना है, प्रयास करना है। और इस पूरी योजना का अंततोगत्वा जो रिजल्ट रहा, लक्षित जो विकास दर थी, सरकार ने टारगेट किया था कि लक्षित वृद्धि दर कितनी थी, 5% थी। कितनी, 5%। मिली कितनी,
प्राप्त विकास दर कितनी थी, तो हम कहेंगे 5.6% थी। सफल होती योजना, योजना सफल, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं। क्या समस्याएं भैया? 1990 तक पहुंचते पहुंचते 1990 में हम लोग भुगतान संतुलन संकट में फंस गए। ये क्या होता है? इसका मतलब है हमारे पास में विदेशी मुद्रा का अभाव हो गया। विदेशी मुद्रा क्यों? विदेशी मुद्रा का अभाव, और विदेशी मुद्रा चाहिए क्यों? भैया व्यापार करोगे, पेट्रोल खरीदोगे तो देना नहीं पड़ेगा विदेशी मुद्रा, डॉलर, यूरो, पाउंड, ब्रिटिश, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी ना सामने वाले देश को। हमारे पास विदेशी मुद्रा का अभाव हो गया। अभाव होने की वजह से हमने फिर ये आगे के समय में 1990 से लेकर 91 और 1991 से लेकर 1992, इस समय में हमने कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई, और इसमें हमने फिर से अवकाश किया, और इस अवधि को द्वितीय योजनावकाश के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? द्वितीय योजनावकाश कहा जाता है। सेकेंड प्लान्ड हॉलीडे, क्या कहते हैं? सेकेंड प्लान्ड हॉलीडे की संज्ञा दी गई। अब देखो, हालांकि केवल यही रीजन नहीं था कि इस काल में कोई योजना नहीं बनाएगी, और योजना अवकाश को आप वार्षिक योजनाएं भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? वार्षिक योजनाएं भी कह सकते हो। तो ये काल भी वार्षिक योजना का है। थोड़ा सा समझ लेना, फिर हम इसको समराइज करेंगे। देखिए, जब भुगतान संतुलन संकट में हम पड़े, तो इसका मतलब केवल ये नहीं कि विदेशी मुद्रा ही हमारे यहाँ कम हो गई। हमारे पास आयात के लिए केवल हफ्ते 10 दिन के लिए विदेशी मुद्रा बची थी। तो संकट बहुत गंभीर था सरकार के साथ। सरकार ने फिर उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अपनाया। इसके साथ साथ भारत में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी। 1990 तक पहुंचते पहुंचते सरकार का राजकोषीय घाटा भी बहुत अधिक बढ़ गया था। अब सरकार लगातार चिंतित थी, इसीलिए हमने अपनी इकोनॉमी में सुधार लेकर आए, और जब हम अपनी इकोनॉमी में सुधार लेकर आए तो उसी को कहा गया न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म कहा गया। नए आर्थिक सुधारों की संज्ञा दी गई, जिसको हमने नई आर्थिक नीति के रूप में अपनाया। ठीक है, तो ये 1992 तक हम आ चुके हैं। एक और सेशन और आपका पंचवर्षीय योजनाओं का टॉपिक खत्म हो जाए। बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। लास्ट हो गई। अब लास्ट में हमको बात क्या करनी है? बिल्कुल जेन्युइन बात। भाई मेहनत की जा रही है, देखो पसीना है ना भाई, पसीना बहुत है, सबको भी पता है ना। तो थोड़ा सा बस आपसे यही एक प्रकार से हम बातचीत करना चाहेंगे कि इस सेशन को आप लोग शेयर जरूर किया करिए, और प्रयास ये करिए कि पूरा देख लीजिए, क्योंकि एक बार अगर देख लोगे तो आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते। मैं फिर कह रहा हूं, एक बार आप देखो तो पूरा देखो, पढ़ के देखो, नोट्स बना के देखो, ये पीडीएफ मिल जाती है आपको। और अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? जीके जीएस बाई सुधांशु सर का एक टेलीग्राम चैनल है, आप इसको क्या कर सकते हो? आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सेम कल मैं क्यूआर लगवा दूंगा तो क्यूआर भी लग जाएगा, लेकिन आप लोग इसी को सर्च करके ज्वाइन भी कर सकते हो। बस सेशन को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक है। कल की नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे और ये पंचवर्षीय योजना हमारा खत्म हो जाएगी। एक दोस्त ने हमसे कहा है कि सर महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन का क्या करना है, अगला एक क्लास लेकर आना है। तो हम जब ये पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो जाएंगी तो हम अगला क्लास जो है महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन का लेकर आएंगे। तो आप लोगों को जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो एक बार हमको कमेंट करके बता देना, तो जीके जीएस के संबंध में आपको यहाँ पर चीजें मिल जाएंगी। धन्यवाद सबको, नमस्कार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार सभी को।